यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। यह पूरी तरह अंधेरी रात थी। तेज हवाएं चल रही थी और थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी। अपनी सेहत की परवाह किए बिना बारिश में पूरा भीग चुका रमेश अंधेरे में एक बड़े बरगद के पेड़ की ओर दौड़ता चला जा रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब घबराहट, एक अजीब सी जिज्ञासा और बेबसी दिख रही। किसी तरह मुश्किलों को पार करते हुए रमेश आखिरकार उस बरगद के पेड़ तक पहुंचा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी और उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही। वह लगातार बुदबुदा रहा था, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ। आखिरकार उसने जोर से कहा, हे मान पेड़, आपको तो सब पता है कि क्या हुआ है। कृपा करके उस शाप से हमें मुक्ति दिला दो। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान के लिए मेरी माँ को वापस लौटा दो। वह अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांग रहा था और साथ ही बरगद के पेड़ से जवाब भी चाहता था। लेकिन रमेश, जो कि अपनी 30 की उम्र में था, अपनी बूढ़ी माँ गमनवती के साथ एक अधूरी सी जिंदगी जी रहा था। रमेश ने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। उसके पिता की मौत का एक कारण उसकी माँ गमनवती की नासमझी भी थी, जो बहुत खुदगर्ज थी और रमेश के पिता द्वारा परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किए गए प्रयासों की कभी कदर नहीं करती। इस समय यह परिवार ना तो बहुत अच्छा था ना बहुत बुरा, क्योंकि रमेश रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ थोड़ा बहुत बचत भी कर लेता था। वह एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी में काम करता था। गमनवती को हमेशा अपने बेटे की कमाई पर घमंड रहता था। अब एक बूढ़ी माँ के रूप में उसका बस एक ही सपना था कि रमेश की जल्दी से शादी कर ले, ताकि परिवार को एक नया वारिस मिल जाए। कुछ ही हफ्तों की खोज के बाद एक स्थानीय पंडित की मदद से गमनवती ने अपने बेटे रमेश के लिए एक बहू ढूंढ ली। सभी रस्मों के बाद रमेश और चित्रा की शादी हो गई और शुरुआती दिनों में दोनों खुशी खुशी रहने लगे, जब तक कि एक दिन रमेश का एक्सीडेंट नहीं हो गया। यह कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन रमेश ठीक से चल नहीं पा रहा था और उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 1-2 हफ्ते का बेड रेस्ट लेना पड़ा। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान चित्रा ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली और साथ ही अपने बीमार पति की देखभाल भी की, लेकिन इसके बदले में उसे अपनी सास गमनवती से तानों का सामना करना पड़ा। जब भी चित्रा अस्पताल से घर लौटती, गमनवती कहती, हाय हाय, कैसी मनहूस है रे तू। तेरे इस घर में आने से मेरे प्यारे बेटे को कितनी सारी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। जब भी चित्रा जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाकर अस्पताल जाने की तैयारियां करती, गमनवती चिल्लाकर कहती, क्यों चित्रा, जल्दी जल्दी से घर के काम निपटाकर जा रही है अब अपने पति के पैसे उड़ाने बाहर? नहीं माँ जी, मैं तो अस्पताल जा रही हूँ आपके बेटे के लिए खाना लेकर। आपके बेटे? क्या वो तेरा पति नहीं है? बड़ी बदतमीज बहू पाई मैंने। हे भगवान। चित्रा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन जब तक उसके पति अस्पताल में थे, वो किसी तरह इन बातों को नजरअंदाज कर रही थी। ये ताने दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे और बेचारी चित्रा रोज शर्मिंदा और परेशान महसूस करती। उसने इस परिवार के लिए जो मेहनत और समर्पण दिखाया, उसके बदले उसे ये बेवजह की डांट और अपमान ही मिल रहे थे। यहाँ तक कि उसका पति रमेश भी उसकी तरफ से कभी बोल नहीं पाता और हर बात में अपनी माँ की गलत बातों का भी समर्थन करता। एक दिन रमेश का दोस्त कमलेश अपनी पत्नी और पिता के साथ बीमार रमेश को देखने आया। रमेश की माँ ने कमलेश का स्वागत करते हुए कहा, आइए आइए कमलेश बाबू, बहुत दिनों बाद। आइए बैठिए आप लोग। चित्रा बेटी, जरा मेहमानों के लिए चाय पानी ले आना। तीनों लोग आराम से बैठ गए और फिर कमलेश और रमेश आपस में बातचीत करने लगे। गमनवती का ध्यान
ज्यादा कमलेश की पत्नी विमला और उसके ससुर पर था। गमनवती बोली, वाह कमलेश के पापा, आपने तो सच में हीरा पाया है, हीरा। कितनी सुंदर और संस्कारी बहू पाई है आपने। और एक हमारी बहू है जो मुफ्तखोर और बदतमीज है इतनी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप जी। बस ऊपर वाली की देन है। पर गमनवती जी, आपकी बहू में तो मुझे कोई कमी नहीं दिख रही। फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कमी नहीं दिख रही? अरे जितनी कमी निकालूं हमारी मनूस चित्रा की उतनी कम है। सबसे पहली बात तो ये कि जब से घर में आई है तब से कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मेरे प्यारे रमेश के एक्सीडेंट के पीछे भी तो यही वजह लगती है मुझे। रोज लड़ाई करती है मुझसे, अपने पति के पैसों से महंगी महंगी चीजें घर में लाती है और पता नहीं बाहर क्या क्या करती है। गमनवती की बातों को काटते हुए कमलेश के पिता बोले, गमनवती जी, ऐसी बहू से तो भगवान बचाए जी। हमें ये सब आज पता चला जी। हमें अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। थोड़ी देर बाद कमलेश और उसका परिवार वहां से चला गया। यह सारी बातें चित्रा ने सुन ली थी, जो रसोई में रात का खाना बना रही थी। वह अंदर से टूट गई थी, इतना कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। चित्रा ने अपनी सास और पति रमेश को खाना परोसा, फिर रमेश को डॉक्टर की बताई हुई दवाई दी और खुद बिना खाए ही सोने चली गई। पूरी रात चित्रा की आंखों से आंसू बहते रहे। उसे ठीक से 2 घंटे की नींद भी नहीं आई। बाहर वालों के सामने अपनी ही सास द्वारा हुए अपमान की सारी बातें उसके दिल को तोड़े जा रही थी। थक कर परेशान होकर वह आधी रात को अकेले ही टहलने बाहर निकल गई। कोई भी जागा हुआ नहीं था और थोड़ी दूर पर उसे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ दिखा। वह उसके पास गई और देखा कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसने देखा कि उस पेड़ की आंखें थीं और वो मानो जैसे उसे अपनी ओर बुला रही थी। वह पेड़ के पास जाकर बैठ गई और अपनी सारी परेशानियां उसके सामने रख दी। और तभी कहीं से एक भारी आवाज आई, चित्रा, तुम बहुत ही भोली और सच्चे दिल की लड़की हो। तुम्हारी पीड़ा में समझता हूँ। तुमने बोझ सा अपनी सास द्वारा की गई बेइज्जती। आज के बाद अगर तुम्हारे खिलाफ उसने कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मेरा श्राप उसे लगेगा और वो हमेशा के लिए अपना इंसानी रूप खो देगी। जाओ चित्रा, आज से तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी। जाओ और अब आराम से सो जाओ। चित्रा चौंक गई और समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। उसने नरम दिल से पेड़ को धन्यवाद दिया और जाकर सो गई।